आज आपको ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा सा आइडिया देंगे। ज्योग्राफी हमारे जीएस के सिलेबस में, जो जीएस का सिलेबस जीएस आपके एग्ज़ाम में आता है, उसमें ज्योग्राफी का जो सेक्शन है, जैसे कुल जो हमारे बाकी सेक्शंस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंटल, इकोसिस्टम, तो इन 6-7 सेक्शंस में सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो ज्योग्राफी का सिलेबस होता है। ज्योग्राफी का सिलेबस सबसे बड़ा होता है। अब ये जो ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन हमें करना होता है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। जैसे हमारा पूरा एक ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है। माना जाता है कि इस ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, 100 मिलियन गैलेक्सीज। उन 100 अरब यानी 100 मिलियन गैलेक्सीज में हमारी वाली एक आकाशगंगा है, जिसको मिल्की वे या मंदाकिनी कहते हैं। उस मंदाकिनी वे या मिल्की वे में लगभग माना जाता है कि 100 अरब तारे हैं, 100 मिलियन स्टार्स। उन 100 अरब तारों में हमारा वाला एक तारा है सूर्य। तो सूर्य हमारा क्या है? एक छोटा सा तारा है, यानी 100 अरब का एक छोटा सा हिस्सा हमारी मंदाकिनी मिल्की वे, और मिल्की वे में लगभग 100 अरब तारे। उन 100 अरब तारों में हमारा वाला एक छोटा सा तारा है सूर्य। अभी जो तारे होते हैं यानी स्टार होते हैं, स्टार के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं, जो रोटेट करते हैं, वो कहा जाता है प्लैनेट्स। जैसे पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी यानी जो प्लैनेट है, ग्रह है, यानी जो ग्रह होते हैं वो स्टार के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो ये पूरी तरीके से परफेक्ट जो है कि ये राउंड में नहीं, परफेक्ट जो सर्कल में चक्कर नहीं लगाती, एक दीर्घ वृत्ताकार आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इलिप्टिकल वे में चक्कर लगाते हैं। यानी एक समय इसकी सूर्य से दूरी बहुत पास होती है और एक समय सूर्य से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब पृथ्वी सूर्य से बहुत पास होती है, यानी जब हम सूर्य के सबसे नज़दीक होते हैं, तो इस घटना को कहते हैं उपसौर। उपसौर यानी पेरिहेलियन। और जब हम पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूर होते हैं, तो इस घटना को कहा जाता है अपसौर। अपसौर यानी एपहेलियन। तो जो उपसौर की घटना होती है, यानी जब हम सूर्य के सबसे पास होते हैं, ये घटना होती है 3 जनवरी को, यानी 3 जनवरी को हम सबसे पास होते हैं। और जो अपसौर की घटना होती है, ये होती है 4 जुलाई को। यानी 3 जनवरी को हम सूर्य के सबसे पास होते हैं और 4 जुलाई को सबसे दूर होते हैं। सही लिखे, गलत हो गया? जनवरी के महीने में हम पास होंगे और जुलाई के महीने में दूर होंगे। सही लग रहा है या कुछ गलती लग रही है? जैसे पूछ इसलिए रहे हैं क्योंकि कई लोगों के दिमाग में होता है कि जुलाई के महीने में गर्मी का मौसम होता है, तो गर्मी का मौसम होता है मतलब सूर्य से बहुत पास है। जनवरी के महीने में ठंडक का मौसम होता है, ठंडक का मौसम है मतलब हम सूर्य से बहुत दूर हैं। तो ऐसा भी दिमाग में बहुतों के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रहता है कि हम पास होते हैं सूर्य के तो गर्मी लगती है, दूर होते हैं तो ठंडी लगती है। यानी ये सिस्टम गलत है, ये ऐसा नहीं है। अगर ये बात आपके दिमाग में है कि दूरी का मौसम से कोई मतलब होता है, तो वो दिमाग से बात बिल्कुल बाहर निकाल देंगे। दूरी का मौसम से कोई मतलब नहीं होता, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कोई मौसम मतलब नहीं होता। ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि जनवरी के महीने में हम सूर्य के सबसे पास होते हैं और जुलाई के महीने में सबसे दूर होते हैं। तो ये मौसम बदलता कैसे है? जब महीने से मतलब नहीं, हम लोग तो महीने का अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई जनवरी का महीना आ गया ठंडा लग रहा है, जून का महीना आ गया मतलब पसीना छूट रहा है। तो ये जो दूरी का मतलब होता है, ये सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना या तिरछा पड़ने से होता है। सीधा पड़ना या तिरछा पड़ने का मतलब होता है कि जब सुबह सुबह आप खुद इसका अनुभव कर सकते हैं कि जब सुबह सुबह सूर्योदय होता है, सनराइज होता है, तो जब सूर्योदय होता है, आप जैसे छत पर खड़े हो जाएं, तो जब सूर्य की किरणें उगती हैं तो संदेश आप पर तिरछी गिरती है, तो आप पर संदेश तिरछी गिरती है, आपको ठंडक लगती है। आप वहीं खड़े रहिए, दिन होते हैं तो सूरज बिल्कुल सीधे हो जाता है। जब सूर्य की किरणें यानी संदेश आप पर बिल्कुल सीधी गिरती हैं तो आपको गर्मी लगने लगती है। शाम होते होते फिर से तिरछी हो जाती है, यानी फिर से आपको ठंडक लगती है। यानी दूरी उतनी ही है, जब सूर्य की किरणें आप पर तिरछी पड़ रही हैं तो आपको ठंडक लग रही है, जब सीधी पड़ रही हैं तो गर्मी लग रही है, फिर से तिरछी पड़ने लगी शाम तक तो फिर से आपको ठंडी लगने लगी। यानी सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना या तिरछा पड़ना। इस बात को आप ग्लोब से समझ सकते हैं। अब जैसे ग्लोब है हमारे हाथ में, एक पृथ्वी का एक छोटा सा प्रतिरूप, इसको ग्लोब कहा जाता है। इस ग्लोब में अर्थ अपने एक्सिस पर घूमती है, तो पृथ्वी जो अपने चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो अर्थ जो अपने एक्सिस पर चारों तरफ घूमती है, तो अपना एक चक्कर कितनी देर में लगा जाती है? 24 घंटे में। यानी 24 घंटे में पृथ्वी पूरा एक राउंड, जैसे मान लीजिए कि इंडिया आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, इंडिया यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया पूरा 24 घंटे।
तो 24 घंटे पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है और अपना चक्कर लगाते हुए इस तरीके से सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। जैसे मान लेते हैं बीच में सूर्य है, तो इस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में इसको पूरा समय लगता है 365 दिन का, यानी 1 साल का समय इसको पूरा लगता है। पृथ्वी का ये वाला पॉइंट जो है, सबसे ऊपर वाला पॉइंट, इसको नॉर्थ पोल कहा जाता है, यानी उत्तरी ध्रुव। और सबसे नीचे वाला पॉइंट ये वाला जो है, इसको दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, साउथ पोल। तो जो नॉर्थ पोल यानी ऊपर, साउथ पोल यानी नीचे। तो जो नॉर्थ पोल के आसपास का क्षेत्र है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, उत्तरी गोलार्ध। और जो साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र है, उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक। अब जैसे इस ग्लोब को हम एक समतल पर रख दें, अगर फ्लैट हम ग्लोब को इस तरीके से रख दें, तो ग्लोब आपको थोड़ा सा तिरछा दिखाई दे रहा होगा। इस तरीके से दिख रहा है, ऐसे ना हो कि थोड़ा सा ये देख रहे हैं एक्ना एक्सिस पर थोड़ा सा झुका हुआ है। तो अर्थ भी इसी ग्लोब के तरीके से थोड़ी सी झुकी हुई है। कायदे से इसको सीधे होना चाहिए था, लेकिन ये थोड़ी सी झुकी हुई है। ये जो अर्थ का अपने एक्सिस पर झुकाव है, यानी पृथ्वी का अपने एक्स पर झुकाव है, ये 23.5 डिग्री का झुकाव बनता है। और इसी 23.5 डिग्री के झुकाव की वजह से सारे मौसम बदलते हैं। मौसम बदलते कैसे हैं? जैसे कि मान लेते हैं कि बीच में सूर्य है। ठीक। अब बीच में यहाँ पर सूर्य है, पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है, ये तिरछी है, इस तरीके से घूमते 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 फिर यहाँ पर पहुँचे। अब देखिए, मान लीजिए पृथ्वी यहाँ पर है, तो इस तरीके से पृथ्वी घूम रही, सूर्य है यहाँ पर, तो जो निचला हिस्सा है यहाँ पर संदेश क्या पड़ेंगे? बिल्कुल सीधी पड़ेंगे। और ऊपर वाले हिस्से पर सूर्य की किरणें क्या पड़ेंगी? तिरछी पड़ेंगे। तो नीचे वाले हिस्से पर जब संदेश सीधी पड़ेंगे, तो यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा और ऊपर ठंडी का मौसम होगा। और यही अर्थ घूमते घूमते जब यहाँ पर पहुँच जाए, तो अब ऊपर वाला हिस्सा सामने आ गया, नीचे वाला हिस्सा तिरछा हो गया। तो ऊपर वाले हिस्से पर यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडा का मौसम होगा। अब यहीं घूमते घूमते यहाँ पर आ गए, तो अब यहाँ पर गर्मी, यहाँ पर ठंडी। और यहाँ पर जब आए घूमते हुए, तो ऊपर गर्मी, नीचे ठंडी। यानी इस समय देखा जाए तो दक्षिणी गोलार्ध साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम है और उत्तरी गोलार्ध में ठंडी का मौसम है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और यहाँ पर देखिए, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होगी और साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंडक होगी। ठीक। अब इसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि जैसे पृथ्वी इस तरीके से तिरछी है, तो जैसे ये वाला हिस्सा है आगे पीछे तो बहुत तेज़ी से घूम रहा है, लेकिन जो नॉर्थ पोल वाला सीजन है, ये वाला पॉइंट आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा होगा। और जो साउथ वाला पॉइंट है, ये आपको लगातार दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए, पृथ्वी घूमते घूमते जब यहाँ तक पहुँची, अब जब यहाँ तक पहुँची, तो हम अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से नॉर्थ वाला हमें दिखाई दे रहा है, साउथ वाला आपको लगातार दिखाई दे रहा होगा। और जब यहाँ पर आ गए, तो नॉर्थ वाला सामने आ गया, नॉर्थ वाले पीछे चला गया, साउथ वाला सामने आ गया। और यहाँ पर गए तो नॉर्थ वाला सामने आ गया, साउथ वाला पीछे चला गया। यानी ये वाला हिस्सा है, ये ध्रुव है, साउथ पोल है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ही लगातार दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आधे समय पर यहाँ पर क्या होगा? दिन का समय होगा। और यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पर क्या होगा? रात का मौसम। तो ये देखिए, इस समय क्या है कि साउथ पोल पर दिन है, नॉर्थ पोल पर रात। और घूमते घूमते जब यहाँ पर पहुँच गया, तो अब नॉर्थ पोल पर दिन हो गया, साउथ पोल पर रात हो गई। आपने सुना होगा ध्रुवों पर 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। तो इस पोजीशन पर साउथ पोल पर दिन, नॉर्थ पोल पर रात, और इस पोजीशन पर नॉर्थ पोल पर दिन और साउथ पोल पर रात। तो चाहे मौसम का बदलना हो, चाहे ध्रुवों पर 6 महीने का दिन हो, 6 महीने की रात हो, ये दोनों घटनाएं किसकी वजह से होती हैं? ये दोनों घटनाएं होती हैं अर्थ के अपने एक्सिस पर झुका हुआ होने की वजह से। वही अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो न ये मौसम बदलते और न 6 महीने का दिन 6 महीने की रात होती, और न हम लोग को इतना पसीना होता है। कहीं मौसम होना चाहिए था। खैर, अब पृथ्वी की घूमनेपन को तो यानी उसकी सीधा या तिरछा तो हम लोग नहीं कर सकते, वो तो प्रकृति की चीज़ है कि वह तिरछी है। अब ये जो अर्थ हम लोग देखते हैं या कोई भी मैप हम लोग ज्योग्राफी में देखते हैं, तो उसमें हमें ढेर सारी लाइनें दिखाई देती हैं। कुछ खड़ी लाइनें हैं, कुछ पड़ी लाइनें हैं। क्या है इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको बताया कि पृथ्वी इस तरीके से है अर्थ, तो ये जो पृथ्वी है इसका ये वाला सिरा आपको बताया नॉर्थ पोल और निचला सिरा होता है साउथ पोल। ठीक। तो है क्या, ये जो अर्थ है, पृथ्वी की जो शेप है, ये थोड़ा सा जैसे नींबू या नारंगी होता है ना, तो नींबू या नारंगी की तरह है। वो अपने पोल्स पर यानी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हो, थोड़ा सा ऐसे दबा हुआ है। जैसे नींबू या नारंगी होता है ना,
संतरा कह लीजिए, ऑरेंज ज़्यादा सही दिखाई देता है। तो संतरा जैसे ऊपर से हल्का सा चपटा होता है, तो वैसे संतरे की तरीके से पृथ्वी का शेप है कि एक्सिस पर थोड़ी सी चपटी। ठीक, अब इसका ऊपरी सिरा बताया कि नॉर्थ पोल और निचला सिरा साउथ पोल। तो जैसे हम लोग नींबू काटते हैं ना, तो अर्थ को भी अगर ऐसी काट लगाई जाए, नींबू जैसे एकदम बीचों बीच से काटते हैं, मतलब ऐसा सर्कल काटें जो इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दें। यानी अगर हम नींबू की तरीके से पृथ्वी को काट दें और एक ऐसी लाइन खींचें जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दें, इट डिवाइड्स अर्थ इक्वली 2 पार्ट्स। तो पृथ्वी के जब 2 बराबर भागों में बांटते हैं तो इसी लाइन को कहते हैं इक्वेटर। यानी अर्थ को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली लाइन क्या होती है? इक्वेटर। ये हमारी भूमि है, इस भूमि के मध्य में रेखा है, तो इसलिए हिंदी में इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। तो चाहे भूमध्य रेखा कहा जाए चाहे इक्वेटर कहा जाए, एक ही चीज़ है। इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक, तो ये जो सबसे बीच वाली लाइन होगी अर्थ की, ये वाली, ये जो थोड़ा सा डार्क में अगर आपको दिख रही हो उसमें, तो ये वाली लाइन जो है ये इक्वेटर कही जाती है। ठीक, ये सबसे बीच में होती है, दोनों को बराबर हिस्सों में, यानी अर्थ को बिल्कुल बीच से बांटती। इसी को 0 डिग्री माना जाता है। ठीक, इसी क्या मानते हैं? 0 डिग्री। अब यहाँ से अगर आपने मैथ थोड़ा बहुत पढ़ा हो, अगर नॉर्थ पोल से उत्तरी ध्रुव से लंब गिराएं, टेंजेंट गिराएं, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री कोण बनेगा। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते करते यहाँ पर कितना आएगा? 90 आ जाएगा। तो 0 डिग्री यहाँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, पूरा सेंटर से ले रहे हैं, पूरी पृथ्वी गोल है, तो हर जगह ऐसे 0 डिग्री, फिर हर जगह 1 डिग्री, फिर हर जगह 2 डिग्री। तो 1-1 डिग्री पर जो हम उठते चले जा रहे हैं ऊपर, अगर हम 1-1 लाइनें खींचते चले जाएं, जैसे 0 डिग्री यहाँ आया, 1 डिग्री यहाँ पर आएगा, 2 डिग्री यहाँ पर आएगा, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री करते करते यहाँ पर कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। जैसे 0 डिग्री लाइन खींची हुई, वैसे उसी को मिलाते हुए 1 डिग्री पर 1 लाइन खींच लें, दूसरे डिग्री पर दूसरी लाइन खींच लें, तीसरे डिग्री पर तीसरी लाइन खींच लें। यानी हर 1 डिग्री पर 1-1 लाइनें खींचते चले जाएं, तो ऊपर हम कितनी लाइनें खींच पाएंगे? 90। 1, 2, 3, 4 करते करते ऊपर बढ़ते बढ़ते छोटे चले जाएंगे, तो ऊपर कितनी हो जाएंगी? 90 लाइनें हो जाएंगी ऊपर। ठीक, उसी तरीके से अगर यहाँ से साउथ पोल को हम मिला लें, टेंजेंट गिराएं, लंब गिराएं, तो कितने डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री एंगल। अब इस 90 डिग्री एंगल में जैसे 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री करते करते 90 डिग्री। 0 डिग्री यहाँ, 1 डिग्री, 2 डिग्री, तो 1 डिग्री यहाँ पर आएगा, ये पूरा गोल ऐसे आएगा। 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, तो जो राउंड आएगा तो उस पर अगर 1 लाइन खींच दें, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो करते करते नीचे कुल कितनी लाइनें हो जाएंगी? 90 हो जाएंगी। तो 90 लाइनें हम नीचे खींच सकते हैं, तो 90 लाइनें ऊपर और 90 लाइनें नीचे। तो ये जो 90 लाइनें ऊपर और 90 लाइनें नीचे हैं, ठीक, इन्हीं जो पड़ी हुई लाइनें हैं, तो इन्हीं लाइनों को कहा जाता है लेटीट्यूड्स। हालांकि लेटीट्यूड्स कहते हैं जो पड़ी लाइनें खड़ी हैं कि पड़ी हैं, जैसे लाइनें पड़ी हैं, जैसे आदमी लेटा हुआ है ना, तो जो लाइनें समझ लिया मैप में लेटी हुई खींची हुई हैं ऐसे ऐसे, तो उसी सारी लाइनों को क्या बोल देते हैं? लेटीट्यूड। हालांकि लैटीट्यूड कहते हैं, अब हम लोग एक ऐसी भाषा यूज करते हैं जो दिमाग में बैठे। लेटी की बजाय आप लेटी बोलिए, यानी जो लेटी लाइनें नीचे से ऊपर तक जहाँ भी खींची मिल जाए, जितने भी लेटी लाइनें हैं तो उसको क्या बोल देंगे? लैटीट्यूड। इस लैटीट्यूड यानी लेटीट्यूड को हिंदी में बोला जाता है अक्षांश। ठीक, अब आपसे सवाल पूछा जाए कि हाउ मेनी लैटीट्यूड्स ऑन द अर्थ, कुल पृथ्वी पर कितने अक्षांश होते हैं? तो देखिए 90 नीचे, 90 ऊपर, और ये एक बीच में 0 डिग्री वाला भी तो है। अरे 0 के बाद बताए 1 ऊपर, 2, 3, 1, 2, 3, तो 90 नीचे, 90 ऊपर और बीच वाला एक, तो टोटल हो जाए कितना? 90, 90, 180 और 1, 181। यानी टोटल नंबर ऑफ लैटीट्यूड्स, अक्षांशों की कुल संख्या कितनी होगी? 181, 181। ठीक, अब देखिए ये तो हुई अक्षांश। अब जैसे आपको बताया कि जो मौसम बदलते हैं,
जैसे बताया कि ये वाला हिस्सा सामने है तो यहाँ पर गर्मी का मौसम होगा, ये वाला हिस्सा इधर है तो तिरछे मौसम होगा, जाड़े का मौसम। लेकिन होता क्या है कि जो बीच वाला हिस्सा होता है, ये इस वाले हिस्से को कहीं भी ले जाएंगे तो सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं, ये बीच वाले हिस्से पर। तो जो मौसम बदलते हैं जाड़े, जैसे जिस तरीके से घूम रहे हैं, आपको बताया मौसम बदलता है अलग अलग गोलार्धों में, लेकिन जो बीच वाला नहीं, इक्वेटर के थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे वाला जो एरिया होता है, यहाँ पर मौसम बिल्कुल क्या रहेगा, गर्म रहेगा, क्योंकि ये हिस्सा हमेशा सूर्य के क्या होगा, सामने होगा। देखेंगे कि जो ये वाला हिस्सा आ रहा है हमेशा क्या होगा, सूर्य के सामने आएगा, चाहे किसी भी एंगल से लेंगे तो जो बीच वाला हिस्सा होता है सूर्य के सामने आता है। तो जो मौसम बदलते हैं ये थोड़ा सा ऊपर से बदलते हैं। तो जब ऊपर से मौसम बदलना शुरू करता है जहाँ से, तो वो डिग्री होता है 23.5। ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध है, तो जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 20 21 22 23 23.5 23.5। उत्तर है तो लिख देंगे नॉर्थ, उत्तरी गोलार्ध में। तो 23.5 डिग्री जो नॉर्थ होता है, क्योंकि इस यहाँ तक मौसम बिल्कुल सेम रहेगा, मौसम बदलता है यहाँ से, यहाँ तक सनरेज बिल्कुल सीधी पड़ती है, यहाँ से तिरछी पड़नी, तो इसी को कहा जाता है कर्क रेखा, यानी इंग्लिश में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने डिग्री का होता है, 23.5, 23.5 नॉर्थ। ठीक, उसी तरीके से बताया 23.5 साउथ भी होगा, 23.5 साउथ, 23.5 डिग्री दक्षिण। तो यहाँ तक यानी इस हिस्से में मौसम बिल्कुल सेम रहता है, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यानी मकर रेखा कितने डिग्री पर होती है, 23.5 साउथ, और कर्क रेखा कितने पर होती है, 23.5 नॉर्थ। तो इस वाले हिस्से पर सनराइज लगभग सीधी पड़ती हैं, तो जो मौसम का असर होता है इससे थोड़ा सा ऊपर और इससे थोड़ा सा नीचे, इस वाले हिस्से पर हमेशा लगभग गर्मी का ही मौसम रहता है। जो ठंड वगैरह होती है इसके नीचे या इसके ऊपर होती है। ठीक है, चलिए अब ये तो होगी किसकी बात, अक्षांशों की बात। अब इसमें भी सवाल पूछा जाए कि ये जो अक्षांश आपको दिख रहे हैं कुल संख्या कितनी है, 180 लैटिट्यूड्स हैं। अब अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इनमें सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा है, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, तो सबसे बड़ा अक्षांश कौन सा दिखाई दे रहा है, वो जो 0 वाला होगा, ये क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। और उसके बाद जैसे जैसे ऊपर घटेंगे, यानी ये वाला सबसे बड़ा होगा, और जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तो अक्षांशों की लंबाई क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। फिर कहा जाए कि शॉर्टेस्ट लैटिट्यूड, सबसे छोटा अक्षांश, तो सबसे छोटा अक्षांश कहाँ चला जाएगा, बिल्कुल 90 वाला। तो 90 डिग्री नॉर्थ या 90 डिग्री साउथ, ये अक्षांश क्या होगा, सबसे छोटा होगा। और सबसे बड़ा कौन सा होगा, 0 डिग्री। अब जैसे जब हम 1 डिग्री से 2 डिग्री बढ़ रहे हैं, तो प्रत्येक अक्षांशों के मध्य अगर दूरी निकाली जाए किलोमीटर में, द डिस्टेंस बिटवीन 2 ईच लैटिट्यूड्स, 2 प्रत्येक अक्षांशों के मध्य दूरी, तो वो होती है 111 किलोमीटर। यानी एक नंबर से 2 नंबर पर जब जाएंगे तो कितने किलोमीटर की दूरी आएगी, 111 किलोमीटर की दूरी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 ईच लैटिट्यूड्स 111 किलोमीटर्स। ठीक, चलिए फिर से आपको बता दें कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 181, 181। सबसे बड़ा लैटिट्यूड इक्वेटर 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा इसे बोलते हैं। सबसे छोटा लैटिट्यूड 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ, 2 प्रत्येक अक्षांशों की मध्य दूरी 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर्स। और जो कर्क रेखा होती है 90 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। तो कर्क रेखा, कैंसर बोलते हैं ना, कैंसर जनरली ऊपरी हिस्से में होता है, माउथ कैंसर होता है ना, कैंसर जनरली मुंह में होता है, ऊपर होता है। तो कर्क, मकर, कैप्री हम लोग नीचे पहनते हैं, तो ध्यान रखेंगे नीचे वाली लाइन को कैप्री बोलते हैं, ऊपर वाले कैंसर बोलते हैं। ठीक, चलिए अब तो ये हुई लैटिट्यूड की बात। अब अगर हम कोई ऐसी रेखा खींचें, ऐसी लाइन खींचें जो ध्रुवों को मिलाए, पोल टू पोल, द लाइन कनेक्ट्स पोल टू पोल, ध्रुवों को ध्रुवों से मिलाने वाली रेखा। तो ध्रुवों से ध्रुवों को जो मिलाने वाली रेखा है, यानी इसको, ये नॉर्थ पोल से साउथ, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। अब ये रेखाएं जो क्या हैं, लेटी नहीं है, कैसी हैं, लंबी लंबी रेखाएं हैं। तो लंबी रेखाओं को बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, यानी इनको अक्षांश बोलते हैं, यानी लैटिट्यूड बोलते हैं।
और जो लंबी रेखाएं होती हैं इनको बोला जाता है लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स को हिंदी में बोला जाता है देशांतर। ठीक, अब देखिए, यानी जितने भी मैप में आपको लंबे लंबे दिखाई देता है, लॉन्ग लॉन्ग रेखाएं लाइंस ऐसे ऐसे दिखाई देता है, वो सब क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हैं। और जितनी लेटी हुई दिखाई देता है वो सब क्या दिखाई देंगे, वो लैटिट्यूड्स होंगे। अब देखेंगे कि अगर नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स देखा जाए, जैसे मान लीजिए 0, ठीक। अब यहाँ से अगर लॉन्गिट्यूड गिनना शुरू करें, अब पृथ्वी पूरी गोल है, पूरा सर्कल है, हर डिग्री पर हमें एक लॉन्गिट्यूड खींचना है, तो पृथ्वी पर कुल कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे। जैसे ये सर्किल है पूरा आएगा, तो हर डिग्री पर अगर एक लॉन्गिट्यूड्स खींचें तो कुल कितने लॉन्गिट्यूड्स होंगे, 359, 360, 361। देखिए यहाँ पर जैसे बताया कि 0 से 1 ऊपर जा रहा है, 0 से 1 नीचे आ रहा है, लेकिन लॉन्गिट्यूड में क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ से अगर शुरू करेंगे तो वापस यहीं पर आकर रुकेगा। मान लीजिए उंगली हमने यहाँ रखी, 0 मान लीजिए यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 करते 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 359 और 360। जैसे घड़ी हम लोग देखते हैं तो घड़ी में चाहे 12 बजे चाहे 0 बजे बात बराबर होती है। जैसे देखिए मान लीजिए पूरा सर्किल है, 0 डिग्री मान लेते हैं कि यहाँ है, ठीक, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, यहाँ पर आधे पर आएगा 180, और यहाँ पर जाते जाते सबसे लास्ट वाला कितना आएगा 359, और 360वां 0 पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो 359 और 360 और 0 एक कॉमन, तो टोटल हो जाएगा कितना 360। तो जो लॉन्गिट्यूड्स आपको बताया, अक्षांश कितने होते हैं 181, और देशांतर होते हैं 360, 360, क्योंकि ये जाके इसी पर मिल जाते हैं। जबकि अक्षांश बताया कि ये क्या होते हैं, 0 से 1 ऊपर 1 नीचे खुलता है। अब लॉन्गिट्यूड देखें कि सारे के सारे लंबाई में बराबर हैं। अब जैसे दूरी बताई कि 2 प्रत्येक अक्षांशों के बीच, द डिस्टेंस बिटवीन टू ईच लैटिट्यूड, वो 111 किलोमीटर था। लेकिन क्या 2 देशांतरों के बीच दूरी हर जगह बराबर आपको दिख रही है? कहीं देख रहे हैं कम है, कहीं पर ज़्यादा है, फिर कहीं पर कम हो जाती है। तो 2 प्रत्येक अक्षांशों के मध्य दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन टू ईच लॉन्गिट्यूड्स, वो हर जगह बराबर नहीं होती। कहीं पर कम होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है। तो कहाँ कम ज़्यादा होती है? तो दिख रहा होगा कि आपसे पूछा जाए कि 2 प्रत्येक देशांतरों के बाद अधिकतम दूरी कितनी है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू ईच लॉन्गिट्यूड्स, तो कहाँ पर जाएगी, इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा। और 2 प्रत्येक देशांतरों के बाद न्यूनतम दूरी कहाँ पर हो जाएगी, पोल्स पर। जैसे देखेंगे कि यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल कम है, फिर धीरे धीरे करके ये फैल रहा है, फिर यहाँ पर फिर इकट्ठा हो जा रहा है। तो 2 ध्रुवों पर 2 देशांतरों के बीच दूरी कितनी हो जाती है, 0। अगर पूछा जाए कि नॉर्थ पोल पर 2 लॉन्गिट्यूड्स, 2 देशांतरों के बीच दूरी कितनी होगी लंबी वाले रेखाओं में, तो नॉर्थ पोल पर सारे जाके मिल जा रहे हैं 0। अब मैक्सिमम डिस्टेंस कहाँ होता है, इक्वेटर। और 2 देशांतर रेखाओं के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर्स, 111.32 किलोमीटर्स। यानी इसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इक्वेटर पर, वो होता है 111.32 किलोमीटर्स। ठीक, चलिए अब ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, होता क्या है कि जैसे पृथ्वी इस तरीके से घूम रही है अपने एक्सिस पर। अब जैसे मान लें कि ये जो स्टील वाला फ्रेम है, यहाँ पर मान लें कि हम सूरज है, मान लें कि इधर से सूर्य की रोशनी पड़ रही है, तो जो स्टील वाला फ्रेम है, यहाँ से सूर्योदय हो रहा है, मान लीजिए कि यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, सुबह हो रही है, फिर यहाँ होते होते दिन होगा, फिर शाम होगी, फिर रात, फिर घूमते हुए यहाँ तक आए। तो ये जो स्टील फ्रेम है, देखेंगे ऐसे पृथ्वी घूम रही है, तो हर एक लंबाई पर सूर्योदय एक साथ होगा। मान लीजिए ये दोनों पॉइंट हमने देखे, यहाँ पर सनरेज एक साथ होगा और यहाँ पर सूर्यास्त एक साथ होगा। तो एक लॉन्गिट्यूड में सूर्योदय भी एक साथ होता है, सूर्यास्त भी एक साथ होता है। इसीलिए दुनिया भर का जो समय निकाला जाता है वो लॉन्गिट्यूड से निकाला जाता है, देशांतर रेखाओं से निकाला जाता है। तो देशांतर रेखाएं ही समय निकालने में क्या होती हैं, जो लंबी लंबी रेखाएं होती हैं, लॉन्गिट्यूड से ही टाइम निकलता है, लैटिट्यूड से टाइम का कोई मतलब नहीं होता। अब जैसे लैटिट्यूड में हमने बांटा था कि जो सबसे लंबी वाली है उसको 0 मान लिया। अब लॉन्गिट्यूड में तो सब बराबर है, किसको 0 मानेंगे, लंबाई में तो सब बराबर है। तो अब किसी न किसी एक को 0 मानना पड़ेगा। जहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं, भाई बॉल गोल है तो किसी न किसी एक को पॉइंट शुरू करनी पड़ेगी। तो ये जो 0 माना गया, यानी 0 जो लॉन्गिट्यूड माना गया कि उस समय जब दुनिया में पूरी दुनिया का नक्शा वगैरह बन रहा था तो पूरी दुनिया में ब्रिटेन का राज हुआ करता था। तो जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड माना गया वो इंग्लैंड में लंदन के पास से माना गया और इसी को कहा गया इंटरनेशनल टाइम लाइन, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। तो जो इंटरनेशनल टाइम लाइन है वो कितने डिग्री का है, 0 डिग्री।
लैटिट्यूड है कि लॉन्गिट्यूड, तो ये क्या होगा लॉन्गिट्यूड। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब यही एक लंदन के पास एक छोटा सा कस्बा है ग्रीनविच, हालांकि ग्रीनविच पढ़ा जाता है, उसको पूरा लिखा जाता है ग्रीनविच। ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसीलिए इसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को GMT भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। तो चाहे ग्रीनविच मीन टाइम लिखा हो, चाहे इंटरनेशनल टाइम लाइन लिखा हो, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा लिखा हो, चाहे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लिखा हो, ये सबकी बात एक ही हो रही और यहीं से टाइम डिसाइड होता है। ठीक है, अब टाइम कैसे निकालते हैं इस पर अगली वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे। अब देखिए, जैसे 0 डिग्री यहाँ है, पूरा सर्किल 360 का होता है, तो 0 के ठीक पीछे वाली लाइन कितनी होगी, यानी ये 0 है तो इसके ठीक पीछे वाली लाइन कितनी डिग्री की होगी, पूरा सर्किल 360, तो 0 के ठीक पीछे, यानी ये 0 है, 0 के ठीक पीछे की लाइन 180 है। पूरा सर्किल 360 का होता है तो आधा कितना होगा 180, भाई 0 है, 0 का आधा 180। तो जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है, 180 डिग्री देशांतर रेखा होती है, उसी को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो जो डेट चेंज होती है वो यहाँ पर ये पैसिफिक ओशन है, वहाँ के बीचों बीच से प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो दिन वाली जो रेखा है वो प्रशांत महासागर से गुजरती है, डेट यहीं से चेंज होती है। और जो टाइम वाली रेखा है वो लंदन के पास ग्रीनविच से गुजरती है, टाइम यहीं से चेंज होती है। अभी टाइम कैसे निकलता है, डेट कैसे चेंज होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तो ये ज्योग्राफी का एक बिल्कुल इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि जिसमें आपको बता रहे थे कि ज्योग्राफी एक्चुअली पढ़ा नहीं रहे थे, ज्योग्राफी पढ़ते कैसे हैं। ये ज्योग्राफी की बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, और भी कई सारी बेसिक चीज़ें होंगी। ये चीज़ें जो हम लोग समझते हैं, तो इसके लिए मैप बनाना पड़ता है, आपको थोड़ा सा एटलस वगैरह अपने साथ रखना होगा। तो अगर आपके पास मैप की कोई किताब है, एटलस वगैरह है, तो एटलस लेके आप जब इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जब ज्योग्राफी का सेक्शन हम लोग अगला वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तो उसमें उम्मीद करेंगे कि आपके पास एक मैप हो, मैप रखें आप, क्योंकि हम यहाँ पर मैप में बताएंगे वो चीज़ें आपको अपने मैप में पॉइंट आउट करनी पड़ेंगी, तब आपको ज्योग्राफी धीरे धीरे करके समझ में आएगा। क्योंकि ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है और इस बड़े से सिलेबस को आप केवल याद करके नहीं समझ सकते, उसको आपको देखना होगा, विजुलाइज करना होगा, समझना पड़ेगा। तो जब देख के आप विजुलाइज करके समझेंगे तब वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी। बैठने का मतलब है कि जैसे आप पिक्चर देखने जाते हैं, तो पिक्चर देखने जाते हैं, तो पिक्चर में आप पिक्चर की फिल्म देखने जाते हैं, तो मूवी की कहानी आप याद नहीं करते, आप डायलॉग याद नहीं करते, आप गाना याद नहीं करते, आप बस उसको देखते हैं, आप उसको समझते हैं, तो अपने आप आपको अच्छा लगता है। फिर बाहर आके पूरी कहानी सुना देते हैं कि फिल्म कैसे शुरू हुई, क्या उसमें डायलॉग था, कैसा गाना था, पूरा विश्लेषण कर देते हैं दोस्तों। तो अब याद तो किया नहीं, फिर भी आपको कैसे समझ में आ गया, क्योंकि उसको आपने देखा। तो वैसे ही ज्योग्राफी है, जब ये सारी चीज़ें मैप के थ्रू, ग्लोब के थ्रू आपको जब समझाएंगे, और जब खुद उसको मैप में आप देखेंगे कौन सी नदी कहाँ से निकल के किधर को जा रही है, कहाँ का पानी ज़्यादा खा रहा है, कहाँ पर डेजर्ट है, कहाँ पर पहाड़ है, तो जब मैप में उसको आप देखेंगे, जब आप विजुलाइज करेंगे, तो अलग से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो ज्योग्राफी में जो सबसे खास चीज़ होगी आपके लिए मैप होगी। मैप आप जो उसको एटलस बोलते हैं, किसी भी कंपनी का आप एटलस रखिए, वो आपके काम आएगी और आपको बताएंगे कैसे एटलस यूज होता है, कैसे हम लोग उन चीज़ों को देखेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के फिर इसी के आगे बताना शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।